हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि एक फर्म जो है अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर दे, फर्म का बिजनेस जो है वो वाइंड अप हो जाए, दैट्स कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो एडमिशन भी है। एडमिशन क्या है, ए और बी दो पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर आ गया तो ए और बी की फर्म तो डिसॉल्व हो गई ना, अब एक नई फर्म बन गई ए बी सी। रिटायरमेंट क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी चला गया तो उन तीनों की फर्म तो डिसॉल्व हो गई और ए और बी की फर्म कंटिन्यू हो गई। तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म ही खत्म हो जाए, यानी फर्म जो है अपनी एक्टिविटीज जो है क्लोज कर दे। ठीक है, अब वो आगे फर्दर बिजनेस नहीं कर रही है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हैं, यानी फर्म क्लोज होगी तो क्या एक्टिविटीज होंगी। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं, तो देखो अब तक अपन ने जो चैप्टर पढ़े चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें क्या होता है पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स के रिलेशन है वो आपस में चेंज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, क्योंकि फर्म का बिजनेस कंटिन्यू है, फर्म का बिजनेस वाइंड अप नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में यही डिफरेंस है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होने से फर्म जो है वो कंटिन्यू रहती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की कंडीशन में पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहती। इसमें एक टर्म आती है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। सेटलमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए सेक्शन 48 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या, सबसे पहले पैसा आएगा कहाँ से, यानी रिकवरी कहाँ से होगी। सबसे पहले आप प्रॉफिट का पैसा यूज करिए, फिर आपको पैसे की और जरूरत है तो पार्टनर्स की कैपिटल को यूज कर लीजिए, और पैसों की जरूरत है तो पार्टनर को कहिए कि आप पैसा लेकर आइए, कोई कौन से रेशियो में, पीएसआर में। तो पैसा आने के सोर्स ये तीन है, पहले पैसा प्रॉफिट से आएगा, फिर कैपिटल से आएगा, फिर पार्टनर जो है वो अपने पीएसआर के अंदर, फर्म के अंदर पैसा लाएंगे। पेमेंट सबसे पहले थर्ड पार्टी को पेमेंट होगा, आउटसाइड डेब्ट्स को, आउटसाइड लायबिलिटी को। उसके बाद पार्टनर के लोन का नंबर आएगा, ये भी एक आउटसाइड है। उसके बाद पार्टनर की कैपिटल का नंबर आएगा, और सबसे एंड में जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा पेमेंट का। इसमें जो आपके अकाउंट बनेंगे, बेसिकली चार अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि एक नॉमिनल नेचर अकाउंट है, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। एक बनेगा पार्टनर का लोन अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। एक बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। और एक बनेगा कैश या बैंक अकाउंट, जो कि एक रियल अकाउंट है। कुल मिलाकर ये चार अकाउंट जो है वो इसके अंदर बनते हैं। जर्नल एंट्रीज थ्रू लेजर करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, तो पहले अपन लेजर समझ लें, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल हैं। ऑल द एसेट्स शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कहते हैं सभी एसेट्स को रिलेशन में ट्रांसफर कर देना चाहिए, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स, कैश, बैंक, पार्टनर का लोन, पार्टनर की कैपिटल, पार्टनर का करंट अकाउंट, P&L अकाउंट, ये सब जो हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते हैं। इन एक्सेप्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलें। ऑल द लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, सारी लाइबिलिटी रिलेशन में डाल दो, बट एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे जनजा या P&L, ये कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा। पार्टनर का करंट अकाउंट ये भी कैपिटल में जाएगा। पार्टनर का लोन अकाउंट ये सेपरेट अकाउंट बनेगा, तो ये अकाउंट रिलेशन में नहीं जा सकते। फिर कहते हैं कि ऑल द लाइबिलिटी शुड बी पेड ऑफ, सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट होना कंपलसरी है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि वो एक सॉल्वेंट फर्म है। सॉल्वेंट फर्म वो होती है जो कि अपनी सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकती है। तो चाहे क्वेश्चन में कहा गया हो या नहीं, हम यही मानेंगे कि सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो जिन लाइबिलिटीज के बारे में नहीं दे रखा हो कुछ, तो उसमें आप ये माने कि बुक वैल्यू का पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको स्पेशली कंसिडर करिएगा। ऑल द लाइबिलिटीज शुड बी पेड ऑफ, सभी लाइबिलिटीज का पेमेंट होनी चाहिए, एक्सेप्ट दोज लाइबिलिटीज विच आर अगेंस्ट एनी एसेट, वो लाइबिलिटी जो किसी एसेट्स के अगेंस्ट होती हैं, जैसे पीबीडी किसके अगेंस्ट होता है, डेटर के, इसका पेमेंट नहीं होगा। प्रोविजन फॉर डेप्शन किसके अगेंस्ट होता है, फिक्स्ड एसेट्स के, इसका पेमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किसके अगेंस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट के, इसका भी पेमेंट नहीं होगा। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, लोन टेकन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को गिरवी रख के कोई लोन ले रखा है तो वो लोन जो है वो ट्रांसफर होगा। ये वेरी वेरी एक्सेप्शन है, एक आध क्वेश्चन में काम आएगा, तो ध्यान रखना।
When any liability take over any asset, जब कोई liability किसी assets को take over कर लेती है in full settlement, बहुत important बात है, in full settlement then there will be no entry at all, यानी जब कोई liability किसी assets को take over कर लेती है तो उसकी कोई entry नहीं होती। आगे unrecorded assets will be sold only, इनको केवल बेचना है, इनको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, सीधे ही बेचने की एंट्री करनी है। ऐसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसका सीधे ही पेमेंट करने की एंट्री करनी है, उसको ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एसेट्स नहीं गिवन होती तो एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें सारी लायबिलिटी लिखी जाती है, उसमें सारी एसेट लिखी जाती है, बैलेंसिंग फिगर में सन्ड्री एसेट जो है वो आपकी निकल जाती है। तो जब एसेट गिवन नहीं हो तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाइए और सन्ड्री एसेट बैलेंसिंग फिगर में निकाल लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिलेशन अकाउंट का डिफरेंस जो है वो भी बन सकता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन 2 डिफरेंस जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों अकाउंट हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो देखिए, कैश अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कैश का बैलेंस तो टू बैलेंस बीडी में लिख लीजिए, और क्योंकि हम कैश के थ्रू ही सारे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो बैंक में जो पैसा पड़ा है उसको बैंक से निकाल लीजिए, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बैंक से हमने पैसा निकाल लिया क्योंकि हम कैश मेंटेन करना चाहते हैं। ऐसे ही हो सकता है कि आप बैंक अकाउंट और बैंक ओडी दोनों दे रखा है तो बैंक तो टू बैलेंस बीडी में चल जाएगा बैंक अकाउंट में, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा, उसे रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा बाय बैंक ओडी। तो जब दोनों दे रखे हैं तो उनका ट्रीटमेंट ऐसे होता है। आगे देखें, लेकिन अगर बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक ओडी दे रखा हो तो फिर ये रिलेशन में नहीं जा सकता, ये सीधा बैंक अकाउंट का बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, वो वहां जाएगा। इसी तरीके से बैलेंस शीट में जेएलपीआर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और जेएलपी दोनों दे रखे हो तो ये रिलेशन में ट्रांसफर होंगे क्रॉसवर्ड एज ए एसेट एज ए लायबिलिटी। लेकिन बैलेंस शीट में जेएलपीआर दे रखा है, इसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं है, यहाँ तो एसेट थी, यहाँ कोई एसेट नहीं है, तो फिर ये फ्री रिजर्व, इसके अगेंस्ट कोई एसेट है ही नहीं, इसको सीधा पार्टनर कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसी तरीके से एक और कंडीशन है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और इन्वेस्टमेंट दोनों दे रखे हैं तो वही सेम क्रॉसवर्ड एसेट लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट में केवल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, उसके अगेंस्ट कोई एसेट नहीं है, तो वो फ्री रिजर्व हो गया, फ्री फंड हो गया, तो उसको आप पार्टनर कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो के अंदर क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये चीज अपन को ध्यान रखेंगे, सही है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है ओविंग बाय ए, यानी ए ने ले रखे हैं, यानी हमने उसे दे रखे हैं तो इसका मतलब ये हमारे लिए एसेट है। और है ओड बाय फर्म, यानी फर्म ने ले रखे हैं तो फर्म ने लोन ले रखा था, फर्म की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो ओविंग बाय ए यानी ए ने ले रखे हैं, ओड बाय फर्म यानी फर्म ने ले रखे हैं, ध्यान रखना। इफ सन्ड्री एसेट्स आर गिवन बट बैलेंस शीट इज नॉट इक्वल देन इट शुड बी बैलेंस्ड बाय पी&एल। कहने का मतलब है कि एसेट्स आपको गिवन है फिर भी बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो फिर उसको पी&एल से बराबर करना चाहिए। अगर एसेट साइड शॉर्ट पड़ रही है तो पी&एल का लॉस आएगा, और अगर लायबिलिटी साइड शॉर्ट पड़ रही है तो पी&एल का प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? आगे चलें। एक क्वेश्चन बनता है कैपिटल अकाउंट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स आर गिवन, बनाने पड़ते हैं आपको। पहले 2 सालों के अकाउंट बनाएंगे, फिर उससे जो कैपिटल निकलेगी उससे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, और देन आपका क्वेश्चन में रिलेशन चालू होगा। ठीक है, ऐसे ही करंट अकाउंट भी 2 सालों का मैनेज किया जा सकता है। करंट अकाउंट कैन बी मैनेज बाय 2 वेज। कैसे? या करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो आप 2 तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं। पहला तो करंट अकाउंट को सीधे ही कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें जिससे करंट अकाउंट क्लोज ही हो जाए, या फिर पहले करंट अकाउंट मेंटेन करें, उसमें सारे एडजस्टमेंट करें, उसके बाद उसको क्लोज करें, किस में ट्रांसफर करके, कैपिटल अकाउंट में। तो एक तो है कि करंट अकाउंट सीधे ही कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दो, एक है कि करंट अकाउंट में पहले सारे एडजस्टमेंट करो उसके बाद कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो ये आपकी चॉइस है, इस वाले चैप्टर में आप ऐसा कर सकते हैं। लोन फ्रॉम स्पाउस, यानी अपने जीवन साथी से आपने, अगर आपने कोई लोन लिया है तो ये भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, तो इसको भी सेपरेटली आपका अकाउंट जो है वो मेंटेन करना चाहिए, आउटसाइडर लोन की तरह है, इसको भी ट्रीट करना चाहिए। आगे है देखिए रिलेशन एक्सपेंसेस को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन एक्सपेंस अगर फर्म ने पे किए हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, तो फर्म में लिखेंगे रिलेशन में टू बैंक। लेकिन यही एक्सपेंस अगर ए ने पे किए हैं
तो फिर रिलेशन में टू बैंक की जगह क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल। फिर एक्सपेंस पेड बाय द फर्म बट बोर्न बाय ए, यानी फर्म पे तो कर रही है, यानी फर्म का कैश तो जा रहा है, लेकिन बोर्न कौन करेगा, ए। तो हम ए को हमारा डेटर बना लेंगे, भाई तेरा खर्चा फर्म ने पे किया है, तो फर्म एंट्री करेगी टू बैंक, हमारा पैसा गया, और लेंगे किससे, ए से। ठीक है, आगे है एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, यानी पार्टनर पे कर रहा है, लेकिन बोर्न बाय फर्म, फर्म बेयर करे, फर्म बेयर करे तो रिलेशन के डेबिट पे तो लिखना ही पड़ेगा, और पार्टनर का नाम लिख देंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये हमारा क्रेडिटर बन गया, क्योंकि फर्म का खर्चा उसने पे कर दिया। एक्सपेंसेस पेड एंड बोर्न बाय ए, पेड भी ए कर रहा है तो कैश उसी का गया, बोर्न भी ए कर रहा है तो उसी ने किया है, तो इसके हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो ये बात, कुछ बातें ध्यान रख लो कि जो रिलेशन एक्सपेंस अगर फर्म बोर्न करेगी तो रिलेशन की डेबिट साइड में आएगा, और अगर पे करेगी तो टू कैश करेगी। सही है, अगर फर्म ने पे किया है तो फर्म टू कैश तो लिखेगी लिखेगी, यहां चाहे कुछ भी लिखे, और अगर बोर्न किया है फर्म ने, भाई अगर पेड किया तो फर्म टू कैश लिखेगी, कैश गया, और बोर्न किया तो रिलेशन को डेबिट करेगी करेगी। बस आप तो ये दो वर्ड देख लिया करो, पेड किया या बोर्न किया, या दोनों किया या दोनों नहीं किया। पेड किया तो टू कैश, बोर्न किया तो रिलेशन अकाउंट डेबिट, बाकी आप जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग चल लीजिएगा। ठीक है ना, आगे चलें। तो इसका अकाउंट वगैरह जो है उसको आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ओके, थैंक यू।